क्या इत्तेफाक है आज, इसे क्या संयोग कहेंगे। एक साथ दो चीजें हुई आज। 7 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हुई थी सिया और चेतन की, और उन दोनों को आज पुणे की कोर्ट में पेश किया जाना था। दोनों कोर्ट में पेश भी हुए। इसके बाद वकीलों की दलीलें और बहस शुरू हुई। आपको याद होगा 4 दिन पहले सिया के माँ बाप ने यह कहा था कि अगर उनकी बेटी गुनहगार है, और जिस तरीके से उन्होंने बात की थी, जाहिर सी बात है उन्हें अफसोस था इस बात का, तो उसे भी वो फांसी दे दें या फिर किले से ले जाकर धक्का दे दें, जैसे केतन को धक्का दिया था। लेकिन सिया के घर वाले पिछले 4 दिनों से वकील ढूंढ रहे थे। एक वकील ढूंढा भी, और आज वही वकील साहब सिया की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, और उन्होंने ये कहा कि सिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इलीगल अरेस्ट। ऐसा क्यों कहा, और उन्होंने इसको लेकर दलील दी, 3 पॉइंट भी रखे। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले जो दूसरी चीज़ है जो मैं इत्तेफाक कह रहा हूं, वो आई मेघालय से। मेघालय हाईकोर्ट ने आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया। फैसला ये कि जिस लोअर कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी राजा रघुवंशी के कत्ल के इल्ज़ाम में, जो पिछले साल मई के महीने में हुआ था, मेघालय हाई कोर्ट ने उस जमानत को बरकरार रखा और कहा कि सोनम को निचली अदालत ने गलत जमानत नहीं दी है, वो जमानत की हकदार है, उसके कानूनी अधिकार है, और इसलिए मेघालय हाई कोर्ट भी उसे जमानत पर रिहा करने से या जमानत पर बाहर रखने से कोई एतराज़ नहीं जताएगी। तो सोनम के लिए एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोअर कोर्ट के बेल देने के बाद ये था कि लोअर कोर्ट ने कुछ गलती की है, हाई कोर्ट में सुधर जाएगा, और जिसके ऊपर कत्ल की साजिश रचने का आरोपी नंबर 1 होने का इल्ज़ाम है, उसे जमानत कैसे मिल सकती है इतनी जल्दी, ये सवाल हर एक कोई पूछ रहा था। और शिलांग की निचली अदालत ने ये जब बेल दिया सोनम को, जिसके बाद वो रिहा हुई, इस वक्त भी वही है, तो लगा था हाई कोर्ट पलट देगा इस फैसले को। लेकिन कमाल है, मेघालय हाई कोर्ट ने भी आज सोनम की जमानत पर एतराज़ नहीं जताया और कहा कि वो जमानत की हकदार है। मेघालय हाई कोर्ट ने गलत फैसला नहीं सुनाया। गलती कहाँ हुई जानते हैं आप? सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ वक्त पहले पूरी कहानी भी सुनाई थी, हमारे देश में कानून को लेकर, धाराओं को लेकर कुछ नई चीज़ें हुई थी। कहा गया था अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ हमारा अब तक क्रिमिनल लॉ है, उसमें कुछ बदलाव होगा। जो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता की धाराएं थी, जैसे 302 कत्ल का, इन सबको बदल दिया गया, धाराएं अलग अलग हो गई, नाम भी अलग अलग हो गए। अब जो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो भारतीय न्याय संहिता हो गया, जिसे शॉर्ट में हम BNS कहते हैं। अब जो बदलाव हुए उसको समझने में खुद पुलिस वालों को, अभी वकीलों को भी वक्त लग रहा है, क्योंकि बरसों से आदत थी आईपीसी CRPC की, उन्हीं सेक्शंस की, उन्हीं धाराओं की। अब सब कुछ बदल गया। अब अगर मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं और स्कूल या कॉलेज का पूरा कोर्स सिलेबस ही बदल दिया जाए, तो उसको आपको समझने में वक्त लगेगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट छोड़िए, टीचर को भी समझने में वक्त लगेगा। पहले उनको खुद पढ़ना होगा, तभी तो वो पढ़ाएंगे। सेम वही हुआ, और इस आईपीसी और CRPC और BNS को बनाने के चक्कर में इस देश में एक सबसे बड़ी गलती हुई, पहली, और इस गलती का सबसे बड़ा फायदा उठाया सोनम रघुवंशी ने। जानते हैं कैसे? जब ये केस चार्जशीट दाखिल हो गई, FIR बनी, तो मेघालय पुलिस की भाई बहुत तारीफ हुई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई मेघालय पुलिस की। वो छोटी सी गलती जानते हैं क्या थी? जब पीनल कोड BNS बन गया, यानी आईपीसी BNS बन गया, भारतीय न्याय संहिता, तो धाराएं बदली। मेघालय पुलिस ने गलती से एक ऐसी धारा सोनम रघुवंशी के केस में लगा दी जो धारा कानून के किसी पन्ने में है ही नहीं, मतलब किसी BNS में भी नहीं है। अब जब कोई धारा ही नहीं है, तो उस धारा में आप किसी को लपेटेंगे तो फिर अदालत भी तो कंफ्यूज होगी ना कि ये धारा तो है ही नहीं, इस धारा में क्या क्राइम आता है, इस धारा में क्या सज़ा होगी। जो हमारे यहाँ होता है आईपीसी और CRPC, आईपीसी में सज़ा कितनी होगी ये मतलब दी जाती है, CRPC बताता है इसकी जांच कैसे होगी, मैक्सिमम सज़ा कितनी होती है, तो सेम BNS में है। अब मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी में एक धारा लगाई, 403(1), 403(1). अब ये धारा
कहीं भारतीय न्यायिक संहिता में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीएनएस की सारी धाराएं 358 पर आकर खत्म हो जाती हैं। 358 जैसे आईपीसी में अलग अलग सारे सेक्शन होते हैं, धारा होते हैं, 302, 304, 405, 476 जाता है ना। बीएनएस में बहुत सारे सेक्शन को मिला दिए गए, बहुत सारे को हटा दिए गए। अब बीएनएस में जो मैक्सिमम धारा है, मतलब इसको ऐसे समझिए कि इस देश में जितने भी जुर्म होते हैं वो 358 के अंदर अंदर सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। 358 359 नाम की कोई धारा नहीं है बीएनएस में, 360 नाम की कोई धारा नहीं है। अब मेघालय पुलिस ने गलती से ये कर दिया कि उसने सेक्शन लगा दिया 403(1). अब ये धारा तो है ही नहीं बीएनएस में, कोर्ट में लगा, पहुंच गया। अब जब तो धारा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि इसका जुर्म क्या है? क्योंकि जो धारा जिंदा ही नहीं है, जो कानून के पन्नों में नहीं है, वो क्या किस जुर्म के लिए वो धारा लगाया गया? अब यह गलती का बाद में एहसास हुआ लोअर कोर्ट में, और उसका फायदा मिला सोनम को। क्यों? क्योंकि सोनम के वकीलों ने पकड़ ली इस कमजोरी को, इस गलती को। अब यहां गलती कैसे हो गई? असल में बीएनएस में जो मर्डर रिलेटेड धाराएं हैं जिसके लिए सजा मिलती है वो है 103(1). मतलब बीएनएस धारा 103 रेफर टू मर्डर, मतलब एक जैसे 302 था पुराना, याद रखेगा, 302 हम सब जानते हैं, भारतीय दंड संहिता की 302 धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा और उसके बाद सजा। तो वो 302 103 एक बन चुका है। तो 103(1) लिखने की बजाय मेघालय पुलिस ने 403(1) लिख दिया। अब जब 403 धारा ही नहीं है तो फिर अदालत को कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर जुर्म क्या है? 103 होता तो पता चलता ये मर्डर का मामला है। तो इसी पर निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाकर सोनम को जमानत दे दी। अब जब हाईकोर्ट में गया, हालांकि मेघालय पुलिस ने बाद में गलती एक्सेप्ट की, लेकिन उसने कहा नहीं, कानून का पालन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस धारा से जो आपने लगाया है 403, उससे ये साबित होता है कि सोनम को आप लोगों ने ये बताया ही नहीं कभी कि उसका जुर्म क्या है। तो जब आपने बताया नहीं, और उसको लीगल राइट है, तो जब आपने बताया ही नहीं कि उसका जुर्म क्या है, तो फिर मुकदमा क्या चलेगा? और हर मुजरिम का, हर मुल्जिम का एक कानूनी हक है कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो उसे बताया जाए कि किस जुर्म में उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ तो आपने धारा ही ऐसी जोड़ दी 403, तो अदालत को ही नहीं मालूम, तो फिर सोनम को क्या मालूम होगा? लिखना था 103, लिख दिया 403। ज़रा सा हेर फेर देखिए। और इसी पर कोर्ट ने कहा नहीं, सोनम को ढंग से कानूनी उसका अधिकार नहीं मिला और इसीलिए वो जमानत की हकदार है, और जमानत दे दी गई और सोनम जमानत पर बाहर। आज का ये फैसला है। 2 इंसिडेंट मैंने आपको बताया था इत्तेफाक, तो ये तो रही सोनम, धाराओं के चक्कर में बच गई। और जो नए आईपीसी से हम बीएनएस में आए, ये इस देश में उसकी सबसे पहली गलती, जिसका इतना बड़ा नुकसान, कि वो सोनम जो एक्यूज नंबर 1, आरोपी नंबर 1 बेल पे बाहर है मर्डर के केस में। हैरानी की बात है। खैर, अब मेघालय पुलिस ने ही चैलेंज किया था लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो कुछ हुआ नहीं, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट शायद जाएं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करें कि सोनम की जमानत याचिका खारिज कर दें। तो ये तो रही कहानी सोनम की। अब वापस चलते हैं पुणे। इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि दोनों के बड़े कनेक्टेड हैं मामला। आने वाले वक्त में अगर सिया को भी जमानत मिल जाए तो ज़्यादा हैरान मत होइएगा। क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि क्या पुलिस कर रही है, क्या जांच कर रही है, क्या इकबालिया बयान दिया है, क्या पुलिस कस्टडी में बयान दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। जब कोर्ट में मामले की सुनवाई होती तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। आज 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई थी 23 तारीख को सिया और चेतन को। वो 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन पूरे होने से पहले कल पुलिस सिया को उस पहाड़ी पर भी ले गई जहाँ से उसने चेतन को धक्का दिया था बकौल पुलिस। तो इन सब के बाद आज कोर्ट में पहुँचे। लगा कि अब सारी पूछताछ तो हो चुकी है, लेकिन पुणे पुलिस ने कहा नहीं, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी हैं। जिस जगह उसने केतन के पासपोर्ट को निकाल कर बैग से फाड़ा था पुणे मुंबई के रास्ते में, अभी वहाँ ले जाना है। चेतन को भी पहाड़ी पर ले जाना है। चेतन के पैंट बरामद करने हैं जो उस दिन वारदात के दिन उसने पहना था। तो इसलिए 7 दिन की और पुलिस कस्टडी चाहिए। कोर्ट में बहस हुई। सिया की तरफ से भी आज वकील थे, चेतन की तरफ से अलग वकील थे, केतन की तरफ से अलग वकील थे। तो उसके बाद बहस शुरू हुई। सिया के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान सीधे सीधे पुणे पुलिस पर उंगली उठाई, चैलेंज किया और कहा कि सिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अरेस्टिंग इल्लीगल है। और उन्होंने 4 ऐसे कोर्ट के जो नज़ीर होते हैं, जजमेंट, वो रख दिए सामने।
अब ये तकनीकी कानूनी तकनीकी चीज़ें मैं इसको आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूं कि क्यों कहा सिया के वकील ने कि उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो उन्होंने 3 पॉइंट बताए कि सिया की गिरफ्तारी कैसे गैर कानूनी है। पहला, सिया के वकील ने कोर्ट से कहा कि केतन की मौत के 5 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है। केतन के घर वाले एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसी एफआईआर के बिना पर, एक एफआईआर के बिना पर सिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिर्फ एफआईआर के बिना पर किसी की गिरफ्तारी का कानून हक नहीं देता, पूरी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ एविडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सिया की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ केतन के घर वालों के दिए हुए शिकायत और एफआईआर के बिना पर पुणे पुलिस ने कर दी। ये पहली थी। हालांकि पुलिस के पास ये होता कि कंप्लेंट देने के बाद 72 घंटे के अंदर अगर पुलिस को लगे कि शिकायत में दम है तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है और एफआईआर के बाद गिरफ्तारी भी कर सकती है, ये भी सही है। लेकिन अमूमन मर्डर जैसे सीरियस केस में पुलिस को लगता है कि थोड़ा सा भी दम है तभी हाथ डालती है। यहाँ वकील का कहना था कि पहली गलती जो गैर कानूनी है वो ये कि सिर्फ एफआईआर लिखी गई और आपने एफआईआर के बिना पर ही हमारे मुवक्किल को उठा लिया, यानी सिया को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा जो पॉइंट दिया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद दूसरी गलती आपने ये की कि सिर्फ सिया को इसलिए आपने मर्डर का आरोपी बना दिया क्योंकि वो 18 जून को उस जगह पर, यानी उस क्राइम सीन पर केतन के साथ थी जहां से केतन खाई में गिरा। दलील ये थी कि किसी के साथ होना मौके पर या क्राइम सीन पर इस बात का सबूत नहीं है कि वो कातिल उसी ने धक्का मारा। बहुत सारे ऐसे उन्होंने 3-4 ऐसे एग्जाम्पल दिए केस के कि क्राइम सीन पर साथ थे, लेकिन बाद में अदालत ने बरी किया। तो पहला एफआईआर के बिना पर ही गिरफ्तारी करना, दूसरा क्राइम सीन पर सिर्फ सिया की मौजूदगी है इसलिए आपने उसको कातिल मान लिया और पकड़ लिया, यह गलत था। तीसरा जो उन्होंने कहा कि सिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उसके लिए उन्होंने जो पॉइंट रखे वो ये कि सिया और चेतन आपस में बात करते थे, ये दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात करते थे, व्हाट्सएप पे बात करते थे, चैट करते थे, टेक्स्ट करते थे, इन दोनों के रिश्ते थे। इसलिए भी आपने मान लिया कि केतन का कत्ल किया इन दोनों ने मिलकर। बोला 2 लोग अगर बात कर रहे हैं, दोनों में रिश्ता है, तो उससे ये कैसे आप मान लेंगे कि वही कातिल है। ये 3 पॉइंट रखे सिया के वकील ने कोर्ट के सामने और कहा कि इसीलिए ये गैर कानूनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी चूंकि पुलिस ने रिमांड से लेटर से लेकर बाकी चीज़ें, अभी तो जांच पूरी भी नहीं हुई है, तो आने वाले वक्त में जब पुणे पुलिस की चार्जशीट दाखिल होगी तब फिर वो अपनी तैयारी करेंगे। चेतन चौधरी के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और पुलिस ने 7 दिन काफ़ी है उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन आज पुलिस ने चेतन के रिमांड लेने के लिए जो दलील दी, जानते हैं वो क्या था? वो ये कि 18 जून को चेतन जिन कपड़ों में ऊपर गया था उनमें से हुडी तो बरामद कर ली हमने, उसकी पैंट अभी तक बरामद नहीं की है। तो पैंट बरामद करने के लिए उसकी हमें कस्टडी चाहिए। तो चेतन के वकील का कहना था कि पैंट कहाँ जाएगा भाई, बरामद कर लो घर से। एक पैंट को बरामद करने के लिए आप फिर से पुलिस कस्टडी ले रहे हो। तो ये सारी दलील चली। उधर पुणे पुलिस ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा अभी हमें चेतन को उस क्राइम सीन पर ले जाना है, लौगढ़ किले पर, हमें सिया को वहाँ ले जाना है। पुणे और मुंबई के बीच में एक फूड कोर्ट है जिसके वॉशरूम में उसने केतन का पासपोर्ट फाड़कर फ्लश किया था, तो वहाँ वो भी ले आके बरामद करवानी है। इसके अलावा कुछ डिजिटल एविडेंस को भी हम रिट्रीव कर रहे हैं, उसके लिए भी इनसे फिर पूछताछ की ज़रूरत है। तो अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, इसलिए हमें ये कस्टडी चाहिए थी। तो पुणे पुलिस ने 7 दिन मांगी, सिया और चेतन के वकीलों ने विरोध किया, लेकिन आखिर में अदालत ने 4 दिन के लिए टिल 3 जुलाई सिया और चेतन को वापस पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुना दिया। तो 4 मतलब 7 दिन पहले और 4 दिन, ये 7, 4, 11। मैक्सिमम पुलिस कस्टडी ऐसे मामलों में 14 दिन की होती है, 14 डेज। तो उन 14 डेज में से 11 दिन तो इनकी कस्टडी होगी और मुझे नहीं लगता है कि 4 जुलाई के बाद पुणे पुलिस वापस से पुलिस कस्टडी मांगेगी। 90% यही है कि फिर ये दोनों 4 जुलाई के बाद जेल चले जाएंगे। तो ये तो रहा सब कुछ कोर्ट में। अब इस बीच में एक और खबर आई सामने, वो ये कि जब दिसंबर में लास्ट ईयर सिया और केतन का रिश्ता तय हुआ होने वाला था, जब दोनों तरफ से देखा गया, फिर जनवरी आ गई, फरवरी में सगाई हुई, लेकिन जनवरी के महीने में इस साल शुरू में ये हुआ कि दोनों तरफ से जब बात हो गई तो फिर ये हुआ कि चलो इन दोनों की कुंडली निकलवाते हैं पंडितों से।
देखते हैं, क्योंकि कुंडली के आधार पर ही शादियाँ होती है कि सारे आपके गुण मिल रहे हैं कि नहीं। तो केतन के परिवार के अपने पंडित थे और सिया के परिवार के अपने पंडित, दोनों पंडितों ने कुंडली निकाली और दोनों पंडितों ने एक साथ कहा कि बेहतरीन कुंडली है दोनों की, केतन और सिया की, मतलब जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, दोनों बहुत खुश रहेंगे, दोनों में बहुत प्यार रहेगा। तो जब दोनों तरफ के पंडितों की कुंडली सामने आई तो दोनों परिवार का हौसला और बढ़ा और वो और भी खुश हुए कि क्या खूबसूरत रिश्ता है, दोनों की कुंडली भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इन दोनों परिवारों की निकाली गई इस कुंडली के बारे में बहुत लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट कुंडली का दोष नहीं था, ये दोष था इस खूनी इश्क का, सिया और चेतन। और इस दोष के दोषी दो ही थे, सिया और चेतन। कुंडली निकालने वालों ने पता नहीं क्या देखा होगा उस वक्त, लेकिन इस कुंडली के पीछे की कहानी कुछ और ही निकल गई। तो ये थी आज की कहानी।